न्यूज ऑन मैप, यानी कि दुनिया भर में जो जगहें चर्चा में थी बीते एक सप्ताह में, उससे क्या सवाल बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए, उस बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो अभ्यास प्रश्न है, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, फिजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश और द्वीप समूह है। उसके बाद इसमें 300 से अधिक द्वीप शामिल हैं। और तीसरा, यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के उत्तर में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और दो, और डी केवल एक, दो और तीन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब अगर हम एक तरफ से देखें तो हमें फिजी को देखना होगा। फिजी कहां पे है? आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में हमें आना है, और ये अगर समुद्र है तो कौन सा होगा? पैसिफिक ओशियन है, और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ है। अब देखिए, यानी कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। अब हम देखें इस फिजी को, तो इसके पश्चिम में न्यू कैलेडोनिया दिखाई देगा, इसके पूर्व में टोंगा दिखाई देगा, इसके उत्तर में अगर हम देखेंगे तो तुवालू भी दिखाई देगा। अब यहां पे देखिए, फिजी जो है उसके बारे में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित देश और द्वीप समूह है। तो ये द्वीप समूह इसलिए है क्योंकि कई द्वीप हैं, इसमें 300 से अधिक द्वीप हैं। अब यहां पे अपने आप में ये पहली और दूसरी बात एक दूसरे को सपोर्ट करती है, दोनों बातें सही हैं। और यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के उत्तर में है क्या? देखिए, ये न्यूजीलैंड है, अब इसके उत्तर में है, स्पष्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम तीसरे स्टेटमेंट तक आए तो तीनों बातें सही निकली। सही उत्तर क्या होगा? डी। चलिए, अब उसके बाद जानिए फिजी। पहले तो पता चल गया कहां पे है, दूसरा ये पता चल गया कि कई देश हैं इसमें, सॉरी कई द्वीप हैं इसमें, कितने हैं उसकी संख्या मिल गई। फिर उसके बाद अब सब पर लोग नहीं रहते हैं, लेकिन यह कि द्वीप ज्यादा है। फिर विश्व के नरम प्रवालों की राजधानी, ये नरम प्रवाल जो हम जैसे जानते हैं, कोरल कोरल ब्लीचिंग की घटना बहुत सारी होती है। कोरल ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की तरफ भी मिल जाएगा, पश्चिम की तरफ मिल जाएगा, बहुत अलग अलग देश, ये सिर्फ एक जगह तक नहीं है। लेकिन यहां पे सॉफ्ट कोरल के मामले में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसी वजह से कहा गया सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। अब उसके बाद यहां पे देखा जाए तो 4000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां फैली हुई हैं, और इन्हें वो कैसे जानते हैं? सॉफ्ट कोरल के रूप में। फिर यहां पे मुख्य जो अर्थव्यवस्था में साथ देने वाला उत्पाद है वो है गन्ना। अब उसके बाद फिजी के बारे में अगर थोड़ा सा जानना है तो लोकतंत्री शासन प्रणाली है, भारतीय, यूरोपीय और अन्य समुदायों की विविध आबादी यहां निवास करती है। इनफैक्ट तो हमने कहा कि जो भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ हम देखें तो वहां के प्रमुख मंदिरों में, सबसे बड़े मंदिरों में जो मंदिर दिखता है हिंदू धर्म का, वह शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर वहीं पे है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारतीय यहां पर बहुत मिल जाएंगे, और यही आप वजह देखिए कि मंदिर भी है, और भी मंदिर है। फिर उसके बाद सूडान के संदर्भ में देखिए सवाल है, तो अब इस सवाल का जवाब तो आपको मिल ही गया था। अगले सवाल पे आते हैं। सूडान के संदर्भ में यह अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। फिर इसमें दक्षिण में सहारा की सीमा लगती है। फिर लाल सागर के किनारे इसकी एक महत्वपूर्ण तट रेखा भी है। कितनी बातें इसमें सही हैं। तीसरा सबसे बड़ा देश है। क्या हमें पहले दो पता है? क्या ये पहला तो नहीं है? पहले नंबर पे आएगा अफ्रीका में, अगर आप देखें तो ये अफ्रीका महाद्वीप है पूरा, और यहां पे ये दिखाई देता है उत्तर में अल्जीरिया सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद डीआरसी दिखाई देगा दूसरे नंबर पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दूसरे नंबर पे है। फिर तीसरे नंबर पे आप अगर देखना चाहें तो आपको सूडान दिखाई देगा। तो ये बात सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसके दक्षिण में सहारा की सीमा लगती है। अब देखिए, सूडान के दक्षिण में सहारा की सीमा नहीं लगती, सूडान के उत्तर में सहारा की सीमा लगती है। ये वो क्षेत्र है। हम किस सहारा की बात कर रहे हैं? सहारा मरुस्थल की बात कर रहे हैं, और सहारा मरुस्थल का क्षेत्र ये वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे दूसरा सही हो गया। फिर लाल सागर के किनारे इसकी एक महत्वपूर्ण तटरेखा भी है। क्या है? देखिए, ये रेड सी है, ये सूडान है। दूर से देखना है तो ये रेड सी है, और ये सूडान का उत्तर पूर्व का क्षेत्र है। और अच्छे से देखना है, ये देखिए, ये सूडान का उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, लाल सागर से लगा हुआ है। किन किन देशों से इसकी सीमा लगती है ये देखना है। तो देखिए, सूडान के उत्तर में इजिप्ट होगा। फिर उसके बाद एक तरफ से हम क्लॉकवाइज अगर देखें तो पूर्व में इरिट्रिया होगा, फिर इथियोपिया होगा, फिर दक्षिणी सूडान होगा,
फिर उसके बाद हम दक्षिण पश्चिम में देखें तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक होगा, फिर उसके बाद पश्चिम में देखें तो चाड होगा, फिर उत्तर पश्चिम की तरफ देखें तो लीबिया होगा। ये इतने सारे देश हैं। पास से देखें तो ये है। अब आप देखें इजिप्ट, लीबिया, ये चाड के साथ सीमा बनाता दिख रहा है। फिर उसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे तो देखिए कौन सा देश दिखेगा चार्ट के नीचे, सेंट्रल रिपब्लिकन अफ्रीका। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हमने देख लिया तीनों ही स्टेटमेंट अगर सही है, लाल सागर किनारे भी है, तो यहाँ पे जवाब में हम क्या बोलेंगे? तीनों नहीं, दूसरा वाला गलत है। इसके दक्षिण में सहारा की सीमा लगती है, ये गलत। हमने क्या देखा था? उत्तर में लगती है, तो सॉरी, ये वाला तो गलत ही हो गया। पहला वाला सही है, तीसरा वाला सही है और डी सही जवाब होगा। दूसरा वाला तो इसमें नहीं है सही। ठीक है, चलिए अब इसके दक्षिण में तो हम देखें तो हमें कुछ अलग चीज ही दिखेगी। अब सीमावर्ती देश हमने देख लिए, कौन सबसे पहला दूसरा नंबर पे है ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद हम अब देखें तो दक्षिण में यह पश्चिम अफ्रीका के जंगलों और कांगो नदी बेसिन तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे कांगो नदी बेसिन तो दिख रही है, सहारा नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद लाल सागर भी हमने देख लिया। फिर हमने देख लिया कि विशाल मैदान पठार से बना है। यहाँ पे रेगिस्तान शुष्क घास के मैदान से भी यह भरा हुआ है। अधिकांश भाग मैदान और पठार यानी कि यहाँ पे मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रही ग्रेट सॉल्ट लेक। अब ग्रेट सॉल्ट लेक एक बहुत पुरानी लेक है, आज से 30,000 साल पहले, जिसको कहा जाता था वहां मीठा जल था, लेकिन आज की डेट में वो खारा जल है। और खारा जो 3 नदियों का पानी आने के बावजूद खारा कैसे है? क्योंकि वाष्पीकरण ऐसा हो रहा है कि वहां पर जो नमक की कहते हैं सांद्रता बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे अब ये है कहाँ पे? सही जवाब है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको पश्चिम की तरफ आना होगा। पश्चिम की तरफ आना होगा, यहाँ पे उत्तरी यूटा में आना होगा। तो यूटा प्रांत में गए, उत्तरी यूटा में। फिर उसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक के बारे में ये पता होना चाहिए कि खारे पानी का है, मीठे पानी का नहीं है। और अपने आप में दुनिया में सबसे अधिक खारे पाने वाले अंतर्देशीय निकायों में है। अब इसके अलावा देखिए बियर, वेबर, जॉर्डन नदियों से पानी आता है। ये 3 नदियों का पानी आ रहा है, ये जो मैंने बताया था। अब देखिए यह जो लेक है और सिकुड़ती जा रही है। एक तो वाष्पीकरण हो ही रहा है तेजी से, इसी वजह से ये एक जमाने में मीठी से अब खारी हो गई, लेकिन दिक्कत यह है कि यह सिकुड़ती भी जा रही है। और जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ये बड़ी वजह है। चलिए, तो उत्तर तो आपने देख लिया था, लेकिन है कहाँ पे, क्या खास बात है, इसको जानते हुए इसकी लंबाई चौड़ाई देख लीजिए। 120 किलोमीटर लंबाई, चौड़ाई 45 किलोमीटर है। और औसत गहराई भी देखें तो 10 मीटर से लेकर के 4.9, तो औसत 4.9 है और अधिकतम 10 मीटर तक है। तो मृत सागर की तरह ग्रेट सॉल्ट लेक भी शुष्क वातावरण में स्थित है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें पता रहे, खारी है, अमेरिका में है, पश्चिम में है, उत्तरी यूटा में है, लंबाई, गहराई, ये मुख्य रूप से पता रहे। अब यहाँ पे जवाब तो हमें मिल चुका था। अगले सवाल पे आते हैं, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है क्या? अपने आप में तो यही एक सवाल है और उस पर हमें फिर विचार भी करना है। पहला कि इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना है। दूसरा, भारतीय नौसेना द्वारा 2008 में इसकी परिकल्पना एक मंच के रूप में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यह है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। चलो इसका उत्तर देखो। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना है। अब यहां पे देखो, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का उद्देश्य क्या बोला है? हिंद महासागर के क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं को। तो हिंद महासागर क्षेत्र में जितने देश आते हैं जिनकी सीमा उससे लगती हिंद महासागर से, तो उनके लिए क्या है? समुद्री सहयोग को बढ़ाना है कि वो अपने बीच में समुद्री सहयोग को बढ़ाएं। इसको लेकर के 2008 में इसकी परिकल्पना की गई। अब जब इसकी परिकल्पना की गई तो यहां पर अब देखें, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के अंतर्गत अभी कोच्चि में एक हम देखते हैं लीडर्स का पैनल डिस्कशन हुआ, इमर्जिंग लीडर्स पैनल डिस्कशन। और इसका आयोजन क्या हुआ कि हम आपस में कैसे एक दूसरे को सहयोग
साझा सहयोग स्थापित कर सकते हैं वो कैसे होगा। अब यहाँ पे तो बहुत सारे देश होंगे, तो इस संगोष्ठी के लिए बहुत सारे देशों के लिए भौगोलिक दृष्टि से 4 उप क्षेत्रों में इन्हें बांटा गया है। पहले नंबर पे आपको दिखेगा दक्षिण एशियाई तटीय क्षेत्र, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, सेशल्स और श्रीलंका। तो ये सारे देश तो आसपास के दिखते ही हैं, सेशल्स भी है और इसके अलावा मालदीव भी है, बाकी तो आपको बड़े पास में दिखाई दे जाते हैं। फिर उसके बाद पूर्वी अफ्रीकी तटीय क्षेत्र में फ्रांस रियूनियन, मेडागास्कर के पूर्व में है, केन्या, मॉरिशस, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया। फिर पश्चिम एशियाई तटवर्ती क्षेत्र ईरान, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। फिर दक्षिण पूर्व एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई तट ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते। हिंद महासागर से इनकी सीमा लगती है। अब देख लीजिए क्षेत्रों के हिसाब से, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, सेशल्स, श्रीलंका। मॉरिशस को इसमें नहीं लेना है, बाकी आप देख लीजिए, सेशल्स भी आपको दिख जाएगा, मालदीव दिख जाएगा, श्रीलंका दिख जाएगा, भारत है ही, पाकिस्तान है, इसके अलावा हमने क्या कहा और कोई देश है नहीं। फिर उसके बाद पूर्वी अफ्रीकी तटीय क्षेत्र देखिए। अब पूर्वी अफ्रीकी तटीय क्षेत्र में फ्रांस रियूनियन की बात कही गई है, तो फ्रांस रियूनियन यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे केन्या भी है, तो केन्या आपको अफ्रीका महाद्वीप में ये दिख जाएगा। फिर उसके बाद आप देखें मॉरिशस है, मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीका है, तंजानिया है, तो आप देखें आपको तंजानिया भी दिखाई देगा, दक्षिण अफ्रीका भी दिखाई देगा, मॉरिशस भी आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप देखें ये मॉरिशस है, अब बात देखें तो क्या सारे नाम आपको दिख रहे हैं? सारे नाम तो आपको नहीं दिख रहे हैं, कुछ नाम अभी भी नहीं दिख रहे हैं, तो सारे नाम इसमें आपको नहीं दिख रहे हैं, ये बात स्पष्ट हो गई। ज्यादातर नाम दिख रहे हैं, यानी कि जितने भी नाम हैं इनकी नामों को लेकर के कह सकते हैं इनकी सीमा हिंद महासागर से लग रही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जिन जिन की सीमा हिंद महासागर से लग रही है वो इस संगोष्ठी के हिस्से में शामिल है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद पश्चिम एशियाई तटवर्ती क्षेत्र। अब पश्चिम एशिया में हम देखेंगे ईरान, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ईरान दिख गया, फिर ओमान दिख गया, सऊदी अरब दिख गया और यूएई दिख गया। चाहे पर्शियन गल्फ हो, चाहे गल्फ ऑफ ओमान हो, वो है किसका विस्तार है? हिंद महासागर का है। चलिए फिर उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई तटीय क्षेत्र। अब ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके अलावा हम देखें तो हमें दिख जाएगा इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते। तो ये सारे आपको मिल गए। अब उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। इसका जवाब आपको मिल चुका था। जवाब क्या था इसका? कि पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पे सही है, यानी कि सी हमारा सही उत्तर है। 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे सही है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, यानी पहला है, माशको पीरो जनजाति अमेजन वर्षावन के सुदूर क्षेत्रों में निवास करते हैं। दूसरा, इस जनजाति के लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यह है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। अब यहाँ पे देखिए, इसके बारे में हमें जानना है। पहली बात तो माशको पीरो जनजाति के बारे में, ये है कहाँ पे? अमेजन वर्षावन की बात हो रही है। अमेजन वर्षावन कहाँ पे है वो अगर आपको जानना है तो दक्षिण अमेरिका की तरफ आना होगा। फिर उसके बाद माशको पीरो जनजाति अमेजन वर्षावन के सुदूर क्षेत्रों में निवास करती है। ये कैसी देखिए, जनजाति बहुत सारी ऐसी हैं, कई भारत के भी सेंटिनल की हम बात कर लें, कई और बात कर लें, कई दुनिया में ऐसी जनजाति हैं जिन्होंने हर किसी से अपनी दूरी बना के रखी है, बाहर के वातावरण में उनका जाना हुआ नहीं। तो ऐसे में नए बैक्टीरिया, नए वायरस इनसे संपर्क में आने में उन्हें खतरा ज्यादा रहता है। वहां पे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके लिए तैयार नहीं है, तो कमजोर रहती है। यही इनके साथ भी है। तो इस जनजाति के लोगों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। तो पहली वाली बात, दूसरी वाली बात दोनों सही है। सुदूर क्षेत्रों में जो वर्षावन का है, अमेजन का, वहां पे निवास करते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे पेरू के अमेजन में एक गांव के पास इन जनजाति को देखा गया है। अब पेरू के अमेजन में यानी कि अब यहाँ पे ये पेरू वाला जो क्षेत्र है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए मास्को पीरो, पुजारेनो लोग, नोमोले, इसके अलावा अन्य नाम से इन्हें जाना जाता है। तो खाना बदोश है, शिकार करते हैं, एक जगह टिकते नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं,
कुछ ही क्षेत्र में ये निवास करते हैं। और ब्राजील और बोलीविया के सीमा के निकट दक्षिण पूर्व, अब देखिए ब्राजील है, ठीक है, अब ब्राजील और बोलीविया के सीमा के निकट यहां पे पेरू में, ठीक है। चलिए अब उसके बाद इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हमने देखा कि पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, सी हमारा सही जवाब होगा। तो यहां पर इस जनजाति के बारे में हमने जैसे बताया था ज्यादा संपर्क में नहीं आते, इस वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी कम होती है और इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से ये कहाँ पे हैं, पेरू में कहाँ पे हैं, किन देशों से लगे हुए क्षेत्रों में हैं। भाषा की बात करें तो पीरो भाषा है, मास्को पीरो जनजाति के रूप से मुख्य रूप से, तो पीरो और स्थान पेरू, तो याद रहेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे धनुष और भाले को लेकर के इनका कनेक्शन होता है। जैसे हमारे देश में भील जनजाति है, तीर कमान से उनका धनुष से यानी कि उससे संबंध है, और कई जनजातियां हैं, वैसे इनका भी है। चलिए अब आगे बढ़े, चलिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। नील नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में बुरुंडी से निकलती है। दूसरा, नील नदी की लंबाई लगभग 6,695 किलोमीटर 4,160 मील है। तीसरा, नील नदी 3 प्रमुख धाराओं से बनती है, नीली नील, अटबारा और सफेद नील। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यह है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 और डी है केवल 1, 2 और 3। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।